सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे जो कि 2018 में हुआ था। इस वीडियो में आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस ही हम लोग करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन प्ले ए मेजर रोल इन स्टेबलाइजिंग BDNA। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड DNA की हेलिकल स्ट्रक्चर को नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन स्टेबलाइज करती होती हैं, जो कि दो मेन टाइप की हैं। फर्स्ट है और जो मेजर होती हैं वो है स्टैकिंग इंटरेक्शन, और जो सेकंड होती हैं और माइनर होती हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टैकिंग इंटरेक्शन फर्दर दो तरीके की होती हैं, हाइड्रोफोबिक और वैन डर वाल इंटरेक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मेजर रोल होता है स्टेबलाइजेशन ऑफ BDNA में वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेंडरसन इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, हेंडरसन इक्वेशन, जो कि हमें बताती है pH इज इक्वल टू pKa प्लस log salt by acid. This equation enables to calculate pH of a buffer solution and it was firstly given by Henderson, इसलिए इसका नाम हेंडरसन इक्वेशन है। Then re-expression ऑफ दिस इक्वेशन वॉज डन बाय हैसेलबैच, जिसको मीन्स लॉगरिदमिक टर्म्स में उन्होंने रीएक्सप्रेस किया था, इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द पेप्टाइड बॉन्ड इज रिजिड बिकॉज इट इज। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। मीन्स पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड रिजिड हो जाता है, और ये पार्शियल डबल बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से आता है। जैसे कि थोड़ा अगर आप स्ट्रक्चर को रिमाइंड करेंगे तो क्या होता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, लाइक CO ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड NH ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड, उन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब क्योंकि जो C के ऊपर जो O अटैच है वो डबल बॉन्ड से अटैच है और उसके ऊपर लोन पेयर हैं, तो रेजोनेंस की वजह से वो लोन पेयर CN के बीच में आते हैं, ये मीन्स C और N के बीच में शेयर होते हैं, तो वहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। और समटाइम्स वो लोन पेयर अगर O के ऊपर हैं तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है जो C और N के बीच का पेप्टाइड बॉन्ड है। इसकी वजह से ये प्लेनर बनता है, फिक्स होता है, और इसके अराउंड रोटेशन टफ हो जाती है। इस एंगल को ओमेगा टॉर्जिनल या फिर रेस्ट्रिक्टेड एंगल भी बोलते हैं, और ये दो फॉर्म में मिलता है, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म तब होती है जब दो सक्सेसिव सी अल्फ़ा कार्बन होते हैं, जो दो अल्फ़ा कार्बन होते हैं सक्सेसिव, उनके बीच में अगर एंगल 0 है तो वो सिस फॉर्म होती है, अगर वो ऑपोजिट है तो वो ट्रांस होती है। अगर हम अमाइनो एसिड्स में एंगल की बात करें तो हम तीन तरीके के एंगल पढ़ते हैं, फाई, साई और ओमेगा। तो फाई कैसे बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट अमाइनो एसिड की बात करते हैं, जो C अल्फ़ा ग्रुप है, जो C अल्फ़ा एटम है, जो अल्फ़ा कार्बन है, उस पर चार ग्रुप अटैच हैं, एक साइड N है, एक साइड R, एक साइड कोई भी एक साइड हाइड्रोजन है, और एक साइड मीन्स जो नेक्स्ट है वहाँ पे CO ग्रुप अटैच है। ओके, तो जो N और C अल्फ़ा के बीच में बॉन्ड है वो है फाई, और C अल्फ़ा और CO जो कार्बोनाइल कार्बन है उनके बीच में जो बॉन्ड है वो है साई। और जो थर्ड बॉन्ड है, जो पेप्टाइड बॉन्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो होता है ओमेगा बॉन्ड। तो जैसे हमने दो फॉर्म की बात की, जो ओमेगा है, लाइक जो टॉर्जिनल एंगल है वो दो तरीके का होता है, लेकिन जितने भी राइबोसोमिकली एडेड अमाइनो एसिड होते हैं वो सारे के सारे ट्रांसफॉर्म में मिलते हैं, बट इनमें एक एक्सेप्शन प्रोलीन है जो कि सिस फॉर्म में मिलता है। जो फाई और साई एंगल हैं उनके अबाउट रोटेशन पॉसिबल होती है, एंड द एटम्स कैन रोटेट अराउंड दीज एंगल्स, तो इसलिए उनकी वैल्यू डिफ़र कर सकती है, मीन्स -180 टू +180 डिफ़र कर सकती है। लेकिन जितनी कंफर्मेशन हमने बोली -180 टू +180, ये सारी की सारी कंफर्मेशंस आर नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ स्टीरिक क्लैशेस।
और जो कन्फर्मेशन है उसको इंटरप्रेट करने के लिए कि मान लो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड या लाइक दो अमाइनो एसिड ने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, तो उनके बीच के कन्फर्मेशन को इंटरप्रेट करने के लिए रामाचंद्रन प्लॉट दिया गया था। ये एक 2D प्लॉट है जिसमें फाई और साई के बीच में हम लोग देखते हैं कि कितने एंगल्स और कितनी जो कन्फर्मेशंस हैं कितनी अलाउड है। तो फाई एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और जो साई है वो वाई एक्सिस पे, और ये -180 टू +180 बोथ एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है, और फिर ये देखा जाता है कि कौन सी कन्फर्मेशंस अलाउड होती हैं और कौन सी नहीं हैं। जो कन्फर्मेशन अलाउड नहीं है वो स्टीरिक क्लैशेज की वजह से अलाउड नहीं होती है, और जो अलाउड दिखाते हैं मीन्स यहाँ पे अगर इतने एंगल पे वो अरेंज्ड हैं तो उनमें कोई स्टीरिक क्लैशेज नहीं है, वो अलाउड कन्फर्मेशन होती हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द टू लॉन्ग हेलिकल आर्म्स ऑफ tRNA इज अबाउट। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा 90 डिग्री। ऑल्दो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्योंकि ना तो सेकेंडरी क्लियर किया इन्होंने और ना ही टर्शरी, मीन्स बताया नहीं है कि सेकेंडरी में या टर्शरी में। इफ़ टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि क्लोवर लीफ लाइक होती है, और उसमें ये एंगल जो होता है वो मीन्स दो आर्म्स के बीच में, tRNA की दो आर्म्स के बीच में 90 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री का एंगल होता है। और जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है वो इन्वर्टेड एल शेप की होती है। नहीं, सॉरी, जो सेकेंडरी होती है वो क्लोवर लीफ लाइक होती है, तो उसमें जो एंगल होते हैं वो वेरी कर सकते हैं, वेरियस एंगल्स होते हैं बिटवीन द डिफरेंट आर्म्स। जैसे कि बहुत सारी आर्म्स होती हैं, डी आर्म होती है, टी आर्म होती है, वेरिएबल आर्म है, एंटीकोडोन एंड द एक्सेप्टर आर्म। तो ये अलग अलग आर्म के बीच में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं, अलग अलग एंगल हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर हम टर्शरी की बात करें तो वो इन्वर्टेड एल शेप होती है, तो उसकी दो लॉन्ग आर्म के बीच में जो एंगल होता है वो नियरली 90 डिग्री होता है। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो जैसे कि 4 से लेके 5 आर्म होती हैं और tRNA में, और वो जो लास्ट में जा वो जो आर्म होती हैं वो लास्ट में जाके लूप बनाती हैं। लाइक जो डी आर्म है वो डी लूप बनाएगी, जो टी आर्म है वो टी लूप बनाती है एंड में। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें कि जो डी लूप है उसका क्या फंक्शन है, तो ये एंजाइम बाइंडिंग साइट होती है। एंजाइम सजेस कि अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम उससे बाइंड करती होती है। जैसे टी लूप है, इसका काम होता है राइबोसोम से बाइंड करने का, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है। जो एंटीकोडोन लूप है ये mRNA के कोडोन से बाइंड करती होती है। और जो थर्ड एंड है जहाँ पे CCA अमाइनो एसिड होते हैं, सॉरी नॉट अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, तो वो एक्सेप्टर आर्म होती है क्योंकि वो अपकमिंग अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करती हैं। अगर हम अमाइनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम के फंक्शन की बात करें तो ये चार्जिंग ऑफ tRNA में हेल्प करता होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का रिलेशनशिप बताना है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्टली बिकॉज जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सराउंडिंग के, वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के अराउंड जो भी वाटर लेयर है वो रिड्यूस हो जाती है। और फिर क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स उसकी वजह से स्ट्रेंथन, उनके बीच में जो एग्रीगेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और यही रीज़न होता है कि प्रोटीन फोल्डिंग और जो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है वो मॉडरेट टेम्परेचर पे ज़्यादा स्टेबल होती हैं। उसके बाद जैसे ही थोड़े टाइम के बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहता है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मीन्स टेम्परेचर एक्सीड हो रहा है एक नॉर्मल रेंज से, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है वो डिक्रीज़ होती चली जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सेसिव थर्मल मोशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन डिसरप्ट हो जाती है, जो कि फर्दर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को वीक बनाती है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स रेसिप्रोकल ऑफ माइकल मेंटन इक्वेशन।
तो माइकल मेंटन की इक्वेशन की रेसिप्रोकल कौन सी इक्वेशन है? इसको लाइन वीवर बर्क इक्वेशन बोलते हैं और डबल रेसिप्रोकल इक्वेशन भी बोलते हैं। जैसे जो माइकल मेंटन इक्वेशन है वो होती है v इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाई के एम प्लस एस, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो वही लाइन वीवर बर्क इक्वेशन हो जाएगी, जो कि होगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाइक 1/v इज इक्वल टू के एम बाई वी मैक्स इंटू एस प्लस 1/v मैक्स। तो ये तो होगी डायरेक्ट, हमने माइकल मेंटन को रिवर्स कर दिया तो ये इक्वेशन बनेगी। बट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? के एम प्लस एस बाई वी मैक्स इंटू एस। ऐसा इसलिए जब एस बाई वी मैक्स इंटू एस करेंगे तो एस से एस कट जाएगा और 1/v मैक्स ही सिर्फ बच जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो जैसे एडवांटेज में क्या है कि माइकल मेंटन इक्वेशन हाइपरबोलिक होती है, तो जिसकी वजह से हम काइनेटिक पैरामीटर्स को डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, मींस बहुत डिफ़िकल्ट होगा डायरेक्टली डिटरमाइन करना। लेकिन जो लाइन वीवर बर्क इक्वेशन होती है उसकी वजह से जो लीनियर इक्वेशन है वो उसकी वजह से हाइपरबोलिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको एनालाइज करना इजी हो जाता है। सेकंड है कि वी मैक्स और के एम की वैल्यू को हम एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं बाय वाई एंड एक्स इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। उसके बाद है डिफरेंट टाइप ऑफ इनहिबिशंस में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन वीवर बर्क इक्वेशन। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, एक्टिव साइट ऑफ ऑल सीरीन प्रोटीएजेस कंसिस्ट ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, सीरीन, हिस्टिडीन और एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टेट नॉट एस्पार्टिक एसिड। तो ये जो सीरीन प्रोटीएजेस होते हैं इसके एग्जांपल हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और ग्रेंजाइम। और ये अपनी कैटालिटिक साइट पे एक ट्राइड बना के रखते हैं, वो इन्हीं अमाइनो एसिड का होता है। अगर हम इन तीनों की इम्पोर्टेंस देखें, सीरीन, हिस्टिडीन और एस्पार्टेट की, तो जो सीरीन है क्योंकि इसके ऊपर OH ग्रुप होता है, सो इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन अटैकिंग द पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। हिस्टिडीन का रोल होता है बिकॉज कि ये प्रोटोन एक्सेप्टर होता है, इसकी वजह से इट डीप्रोटोनेट द सीरीन OH ग्रुप मेकिंग इट अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद एस्पार्टेट, इट स्टेबलाइजेस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ हिस्टिडीन एंड दस एनहेंसिंग इट्स एबिलिटी टू एक्टिवेट सीरीन। तो एक दूसरे के लिए ये बेनिफिशियल एक्टिविटीज शो करते हैं और फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करते हैं अपकमिंग मॉलिक्यूल के लिए। इसके वर्सेस में अगर हम, जैसे ये सीरीन प्रोटीएजेस थे, अगर हम सिस्टीन प्रोटीएजेस की बात करें तो उसमें एग्जांपल कैस्पेज का आता है, और कैस्पेज का नाम भी इसीलिए मींस नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि नाम मतलब ऐसा है कि सिस्टीन एक्टिवेटेड एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएजेस, मींस ये जो एंजाइम्स होते हैं वो अपनी एक्टिव साइट पे सिस्टीन कैरी करते हैं और एस्पार्टेट के बाद क्लीवेज करते हैं। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, इन पायरुविक एसिड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर। तो एट्थ का फर्स्ट हो जाएगा 3 कार्बन्स, क्योंकि जो पायरुविक एसिड होते हैं इसकी स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड COOH। सी मीन्स लास्ट में क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड है तो इसीलिए पायरुविक एसिड इसको बोलते हैं। इसके ऊपर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क करता है और इसको इरिवर्सिबली दो कार्बन के एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है, जो फर्दर जाके क्रैब साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं उसमें जाके एंटर करके ऑक्जेलो एसीटेट से मिलके जो 4 कार्बन का है और सिट्रिक एसिड बनाता है जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। उसके बाद हम 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रैब साइकिल इज एम्फीबोलिक पाथवे, इट इज़ कंप्लीटेड इन। तो इसका आंसर C हो जाएगा 9 स्टेप्स। ऑल्दो इसमें 80 स्टेप होते हैं बट एक हम मीन्स बहुत अगर डिटेल स्टडी करें तो जैसे फर्स्ट स्टेप सिट्रिक एसिड साइकिल है, उसके बाद ये कन्वर्ट होता है सिस एकोनिटेज, तो ये तो स्टेप प्रोमिनेंट है, लेकिन उसके बाद क्या है
कि सिस एकोनिटेज आइसोसिट्रेट में चेंज होता है। तो ये जो दो स्टेप हैं, हम इसको जब लाइक डिटेल में नहीं पढ़ते होते, फॉर्मली पढ़ते हैं, तो हम इसको एक ही स्टेप मानते होते हैं। तो इसीलिए 8 या 9 स्टेप बोल सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में चेंज होता है, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम में, उसके बाद सक्सीनेट फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट मैलेट, एंड मैलेट गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। देन फर्दर ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट होती है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिलके सिट्रिक एसिड बनाता होता है। अगर हम इसमें एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें, तो जो हमारा आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, इस वाले स्टेप पे एक एन प्लस एक एन में कन्वर्ट होता है। देन नेक्स्ट जो स्टेप है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में चेंज होता है, तब भी एक एन प्लस एन में चेंज होता है। नेक्स्ट स्टेप, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सीनेट में चेंज होता है, तब एक जीडीपी का मॉलिक्यूल जीटीपी में कन्वर्ट होता है। इससे नेक्स्ट जो रिएक्शन है, सक्सीनेट जब फ्यूमरेट में चेंज होता है, तब भी एक एफ का मॉलिक्यूल FADH2 में चेंज होता है। उसके बाद जो फ्यूमरेट से मैलेट है, इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। देन जो मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, इसमें एक NADH में चेंज होता है। तो ये हमारे एनर्जी प्रोडक्शन वाले स्टेप्स हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के, और ये टोटल 9 स्टेप रिएक्शन होती है, मीन्स 9 स्टेप पाथवे होता है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय। तो इसमें पूछा है कि कौन कौन से स्टेप्स सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, B एंड D, मीन्स चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिन एंड चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ CDKs. As the concentration of CDKs are almost constant, so only their regulative activity changes. सो हम ऑप्शन सी को क्लिक करेंगे। जैसे अगर थोड़ा डिटेल की बात करें, तो यूकैरियोट्स में अलग अलग तरीके के साइक्लिन और अलग अलग CDKs होते हैं। जैसे साइक्लिन में होते हैं साइक्लिन DEAB, और ये अलग अलग स्टेप पे अलग अलग साइक्लिन होते हैं, और जो स्टेप चल रहा होता है उसके स्पेसिफिक ही होते हैं। जैसे अगर मान लो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना है, तो पहले वाले साइक्लिन डिग्रेड होंगे, इनएक्टिवेटेड होंगे, देन फर्दर इसी वजह से मीन्स नेक्स्ट स्टेप में मूव होगी, जो रिएक्शन चल रही है वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगी। अगर तो जो स्टेप चल रहा है उसका साइक्लिन डिग्रेड नहीं होगा, तो कंटिन्यूसली वही स्टेज चलती रहेगी, नेक्स्ट में वो फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएगी सेल। और अगर CDKs की बात करें, तो ये भी 5 तरीके के होते हैं, 4, 6, 2, 2 एंड 1। तो ये जैसे अगर हम बात करें G1 की, तो इसमें साइक्लिन D और CDK 4 एंड 6 होते हैं। देन अगर हम S की बात करें, तो इसमें साइक्लिन E और जो CDK है वो CDK 2 होता है, और साइक्लिन E और A दोनों होते हैं। ऐसे ही जो G2 है, उसमें साइक्लिन A होता है और CDK 2 होता है। अगर हम M की बात करें, तो साइक्लिन B और CDK 1। वहीं पे इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम यीस्ट की बात करें, तो यीस्ट में भी अलग अलग साइक्लिन और CDK के नाम दिए गए हैं। जैसे दो तरीके की जो यीस्ट हैं, एक है सेक्रोमाइसिस सेरेवेसिया जिसको बडिंग यीस्ट बोलते हैं, और एक है सेक्रोमाइसिस पॉम जिसको फिजन यीस्ट बोलते हैं। तो जो बडिंग यीस्ट है उसमें 4 साइक्लिन होते हैं और एक CDK होता है। तो जो यहाँ पे CDK है वो C28 बोलते हैं, उसके इक्विवेलेंट होता है। लाइक यूकैरियोट्स में CDK बोल देते हैं, और ये जो बडिंग यीस्ट है यहाँ पे CDC28 बोल देते हैं। और जो पॉम होती है उसमें एक ही तरीके का साइक्लिन होता है और एक ही तरीके का CDK होता है। तो यहाँ के CDK को CDC2 बोलते हैं। तो यहाँ पे मतलब इक्विवेलेंट नाम दिए गए हैं, अदरवाइज फंक्शन इनके सेम है यूकैरियोट्स और यीस्ट में। तो पॉम में CDC2 होता है और बडिंग यीस्ट में CDC28, और यूकैरियोट्स में मैनी टाइप्स ऑफ CDK एंड साइक्लिन्स आर प्रेजेंट। देन है 11th क्वेश्चन, बल्बियानी रिंग और पफ्स आर द साइट्स ऑफ। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, दीज आर फाउंड इन पोलिटीन क्रोमोसोम ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ऑफ चिरोनोमिडी लार्वा सच एज ड्रोसोफिला। तो ये जो पोलिटीन क्रोमोसोम होता है, इसको जिएंट क्रोमोसोम भी बोलते हैं। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें, तो इट अपीयर्स एज अ लार्ज स्वॉलन पफ्स एंड इट हैव इंटेंस ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी।
It encodes salivary gland secretory proteins which are crucial for larval development, and these are named after Balbiani, a French cytologist. अगर हम इसके significance की बात करें तो these serve as the model system for studying gene expression and transcriptional regulation. अगर हम ये देखें कि ये सिर्फ salivary gland of ड्रोसोफिला में ही क्यों मिलते हैं, लाइक पोलिटीन क्रोमोसोम मीन्स ये जो पफ्स हैं, ये जो जीएंट क्रोमोसोम वाली स्ट्रक्चर है, ये सलाइवरी ग्लैंड में ही क्यों मिलती है? क्योंकि हेयर पोलिटीन क्रोमोसोम्स आर फाउंड एंड दीज आर एक्चुअली द रिपीटेड डीएनए सेगमेंट्स विच आर मोस्टली प्रोमिनेंट इन सलाइवरी ग्लैंड। मीन्स सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड में ही इस तरीके के जो रिपीटेड डीएनए सेगमेंट्स मिलते हैं, और इन्हीं रिपीटेड डीएनए सेगमेंट की वजह से ऐसी स्ट्रक्चर अपीयर होती है, पोलिटीन क्रोमोसोम हम लोग नाम देते हैं। इसके वर्सेस में एक दूसरा क्रोमोसोम होता है जिसको लैम्ब्रस क्रोमोसोम बोलते हैं। इसका नाम लैम्ब्रस इसलिए है बिकॉज इट हैव लूप्ड अपीयरेंस विच रिजेंबल्स ब्रश फॉर क्लियरिंग लैम्प्स, और ये एम्फीबियन के यूसाइड्स में मिलता है ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। ये जिनोपस में कॉमन होता है और इसका फंक्शन भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है जैसे पोलिटीन का हम लोगों ने देखा। डिफरेंस ये है कि जो पोलिटीन है वो एक इंटरफेज क्रोमोसोम होता है, और ये जो लैम्ब्रस है ये मियोटिक क्रोमोसोम बोलते हैं इसको, क्योंकि मियोटिक स्टेज में पाया जाता है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस में क्या नहीं होता है? तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, क्योंकि हमें पता है कि रेप्लिकेशन तो एस फेज में होता है, जो कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम है वो प्रोफेज में होता है, जो रेप्लिकेशन है वो एस फेज में होता है, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो एनाफेज में होता है, एंड स्पिंडल फॉर्मेशन मेटाफेज में होता है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, phosphodiesterine an important component of biological membrane is located in। तो 13th का फोर्थ हो जाएगा, inner leaflet but flip flops to the outer leaflet under the specific condition। जैसे क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ द फोस्फोलिपिड्स की बात करें इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जो दो मेन फोस्फोलिपिड्स हैं, लाइक पहला है स्फिंगोमाइलिन और दूसरा है फोस्फेटाइडल कोलिन, तो ये आउटर मेम्ब्रेन में डोमिनेंट होते हैं, और जो बाकी दूसरे हैं लाइक फोस्फेटाइडल आइनोसिटोल, सीरीन एंड इथेनॉल अमाइन, ये इनर लीफलेट में प्रीडोमिनेट करते हैं। और ये जो सीरीन है, फोस्फेटाइडल सीरीन, ये एपोप्टोसिस में सिग्निफिकेंट होता है बिकॉज इन एपोप्टोटिक सेल्स इट फ्लॉप्स एंड गिव्स इंडिकेशन एंड क्लैरिफाई फॉर इट्स अनयूजुअल कंडीशन। लाइक ये सिग्नल देता है कि सेल्स की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, स्पेसिफिकली एपोप्टोसिस के टाइम पे ऐसा होता है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, which of the following protein are involved in binary fission as well as eukaryotic mitotic division। तो 14th का 4 हो जाएगा, एक्टिन एंड ट्यूबुलिन, क्योंकि एक्टिन, ट्यूबुलिन और माइक्रोफिलामेंट के जो होमोलॉग कह सकते हैं वो हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। जैसे यूकैरियोट्स में तो हम डायरेक्ट नाम देते हैं कि माइक्रोफिलामेंट है, ट्यूबुलिन है और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सारे हैं। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो इनके होमोलॉगस के नाम अलग अलग होते हैं। एक्टिन को MREB बोलते हैं, ट्यूबुलिन को FTSZ बोलते हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स को सॉरी माइक्रोफिलामेंट नहीं है, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा। जैसे माइक्रोफिलामेंट तो एक्टिन फिलामेंट को ही बोलते हैं, और ट्यूबुलिन एंड देन इंटरमीडिएट फिलामेंट हम जो है थर्ड वाला जो साइटोस्केलेटन कंपोनेंट है उसका जो होमोलोगस है वो क्रिसेंटिन होता है, जो कि लाइक जो कि फ्यूजन में हेल्प करते हैं। ये तीनों के तीनों प्रोटीन और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन अकर। तो 15th का 4th हो जाएगा, एस फेज। एस फेज में ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ एन इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट IRES इन mRNA। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हमें बताना है। तो 16th का 4th हो जाएगा, promotes its translation under adverse condition because this site independently of fifth cap end
allows ribosome to bind and initiate translation at a location. मीन्स जो फिफ्थ कैप वाला एंड होता है वो वाला जो मैकेनिज्म होता है फिफ्थ कैप वाला, दैट इज़ स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन इनिशिएशन मैकेनिज्म। बट जब ये ब्लॉक या फिर इम्पेयर्ड हो जाता है तो उस टाइम पे उस कंडीशन पे IRES सिग्निफिकेंट होता है। और ये चीज़ अंडर स्ट्रेस कंडीशन होती है, जैसे कि मान लो वायरल इन्फेक्शन हो गया या फिर सेलुलर स्ट्रेस हो गया। और ये इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ कि ये जो स्टैंडर्ड पाथवे है, जो स्टैंडर्ड इनिशिएशन मैकेनिज्म है, उसके अल्टरनेटिव प्रोटीन प्रोडक्शन पाथवे प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स द पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज ड्यू टू। मीन्स कौन सी सब यूनिट में जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की एक्टिविटी है वो पाई जाती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 23 राइबोसोमल RNA। क्योंकि ये जो सब यूनिट है दिस इज़ द हम कह सकते हैं दिस इज़ द कैटालिटिक साइट ऑफ राइबोसोम एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट वन इज़ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन and second one is hydrolysis of full length peptide from the tRNA at the end of the translation, means उसको relieve करवाना from the tRNA and the protein synthesis machinery, वो भी इसी सब यूनिट का काम होता है। वैसे अगर हम 16th में एक और एडिशनल पॉइंट में बताना चाहती हूँ कि जो वायरल जीनोम्स होते हैं वो उनमें IRES एलिमेंट होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट these become enable thus they enable efficient viral protein synthesis by bypassing the host cell translation controls। क्योंकि होस्ट सेल के अलावा भी कंट्रोल मिल गया उनको IRES एलिमेंट की हेल्प से, तो इसीलिए वायरल जीनोम भी सफिशेंटली एंड स्मूथली ट्रांसलेशन करवा सकता है। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन इन E. coli RNA प्राइमर्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा DNA G को ही प्राइमेज नाम देते होते हैं प्रोकैरियोट्स में। जैसे अगर हम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स की बात करें तो जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं बट डिफरेंट नाम है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जैसे कि जो DNA B होता है वो प्रोकैरियोट्स में है लेकिन यूकैरियोट्स में उसको हेलिकेज बोलते हैं। DNA G और इसको प्राइमेज बोलते होते हैं। हेलिकेज लोडर या फिर DNA C होता है, ये इसका काम होता है हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। देन DNA A होता है जो कि रेप्लिकेशन इनिशिएशन करवाता है बाय बाइंडिंग विद 9 रिपीट्स इन ओरी C एंड बाय फॉर्मिंग इनिशियल कॉम्प्लेक्स। अगर हम डिफरेंस की बात करें कि इकोलाई और ह्यूमंस में अलग अलग नाम है, तो हेलिकेज का नाम है जैसे इकोलाई में DNA B और ह्यूमंस में MCM प्रोटीन बोलते हैं, मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस। नेक्स्ट है बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं तो उनको इकोलाई में SSB बोलते हैं बट यूकैरियोट्स में RPA बोलते हैं। रेप्लिकेशन प्रोटीन A। प्राइमेज एंजाइम को इकोलाई में DNA G बोलते हैं लेकिन यूकैरियोट्स में DNA पोलीमरेज अल्फ़ा या फिर प्राइमेज भी बोलते हैं। रेप्लिकेज एंजाइम जो मेन रेप्लिकेशन एंजाइम होता है वो प्रोकैरियोट्स में DNA पोलीमरेज 3 होता है लेकिन यूकैरियोट्स में एप्सिलॉन या फिर डेल्टा हो सकता है। टोपोआइसोमरेज को यहाँ पे गायरेज नाम देते हैं, वहाँ पे टोपोआइसोमरेज 1 या 2 बोलते हैं। प्रोसेसिविटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बीटा क्लैम्प होता है और वहाँ पे PCNA होता है, मीन्स प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। यहाँ पे क्लैम्प लोडर को गामा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और यहाँ पे वो फंक्शन RFC कॉम्प्लेक्स करता है, रेप्लिकेशन फैक्टर C। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर सी हो जाएगा लाइगेज इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ दिस फॉर कॉम्प्लेक्स। इसको स्टार्टिंग में जैसे ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको पहले रेप्लिसोम बोलते होते हैं बिकॉज इट इंक्लूड द DNA पोलीमरेज 3 होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स प्लस प्राइमेज। सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है प्राइमोसोम जिसमें प्राइमेज और हेलिकेज होते हैं। उसके बाद बनता है रेप्लिसोम जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, प्राइमेज, हेलिकेज
और उसके साथ जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो इसके साथ अटैच हो जाता है, तो इसको होल को कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं रैप्लिसोम। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सुसाइड एंजाइम। सुसाइड एंजाइम किसको बोलते हैं, तो इसका थर्ड हो जाएगा आंसर O6 एल्काइल ग्विनेन ट्रांसफरेज। ये जो एंजाइम होता है इट इज़ हाईली प्रो म्यूटाजेनिक और प्रो कार्सिनोजेनिक प्रोटेक्टर। मीन्स होता क्या है कि जो O6 एल्काइल ग्विनिन होता है ये सबसे ज़्यादा कार्सिनोजेनिक डीएनए लेसिन होता है, और जो ये एंजाइम है ये इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेलुलर डिफेंस अगेंस्ट एल्काइलेटिंग म्यूटाजेंस एंड द कार्सिनोजेंस। ये जो ये रिपेयर सिस्टम का पार्ट होता है, एंड दीज रिपेयर एंजाइम्स आर यूज्ड अप ड्यूरिंग द रिपेयर रिएक्शन। मतलब उसी के उस जो रिएक्शन हो रही है उस टाइम पीरियड में ये यूज हो जाते हैं, इसलिए इनको सुसाइड एंजाइम कहते हैं। बिकॉज इट इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट इटसेल्फ आफ्टर रिपेयरिंग अ सिंगल डीएनए लेसिन। मतलब एक डीएनए लेसन को रिपेयर करते टाइम ये अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, उसके बाद ये एक्टिव नहीं हो पाते हैं। बाई ट्रांसफरिंग द एल्काइल ग्रुप टू सिस्टीन रेजिड्यू इन इट्स एक्टिव साइट, while doing this it sacrifices itself to repair the damage and left unable to function further in the same reaction cycle. Means it can only repair one DNA lesion or per enzyme molecule before being degraded. तो इसीलिए इनको सुसाइड एंजाइम बोलते हैं, क्योंकि दोबारा ये मीन्स एक्टिव नहीं हो पाएंगे, दोबारा ये काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन, इन 3 डायमेंशनल व्यू द मॉलिक्यूल ऑफ tRNA इज। तो 3 डायमेंशनल में ये इन्वर्टेड एल जैसे होता है, तो इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा एल शेप। नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन, लैक ऑफ इन ई कोलाई इज इंड्यूस्ड बाय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 लैक्टोज। लैक ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल सिस्टम मीन्स विच इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट टर्म्ड एज इंड्यूसर। और यहाँ पे लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज बोल सकते हैं। लैक्टोज या फिर इसका जो एनालॉग एलोलैक्टोज है ये इट लीड्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ लैक जीन्स, तो इसलिए इसको इंड्यूसर बोलते हैं लैक्टोज को। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी हार्मफुल एंड रिसेसिव। मीन्स मोस्टली हैव deleterious effect on the organism's fitness। लेकिन ये म्यूटेशन रिसेसिव टाइप की होती हैं, मीन्स जितनी भी होती हैं तो उनका इफ़ेक्ट कम ही दिख पाता है। अगर तो म्यूटेशन का इफ़ेक्ट दिखा तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनिज्म की फ़िटनेस को कम करेंगी, तो इसलिए जितनी भी होती हैं ऑल्दो रिसेसिव होती हैं, अगर रिसेसिव नहीं होती तो वो हार्मफुल होंगी हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, द एक्सपेरिमेंटल एनिमल इन द स्टडी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैज़ बीन। कि कौन से ऑर्गेनिज्म पे रेप्लिकेशन के लाइक एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। तो 24th का फर्स्ट हो जाएगा एस्क्रिचिया कोलाई। जैसे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन डेमोन्स्ट्रेशन जो की गई थी वो भी इकोलाई में की गई थी बाय मिजेल्सन एंड स्टॉल, एंड it was an experimental organism also in detailed replication study। जब replication की डिटेल स्टडी की गई थी तब भी इकोलाई को ही यूज़ किया गया था। इसके अलावा जो न्यूरोस्पोरा है ये एक तरीके की फंगस है जो कि विच इज़ इम्पोर्टेंट इन इल्यूसिडेशन ऑफ मॉलिकुलर इवेंट्स इन्वॉल्व इन सर्कैडियन रिदम एपिजेनेटिक्स एंड जीन साइलेंसिंग एंड डेवलपमेंट। अगर हम न्यूमोकोकस की बात करें तो it is used to clarify whether DNA it was used to clarify whether DNA is genetic material or not। लाइक आपको याद होगा कि ग्रिफ्थ ने 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन के जो एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसमें इसी को यूज़ किया था। अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो ये डेवलपमेंटल जेनेटिक्स में स्टडी में यूज़ किया जाता है, ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिसमैच। तो मिसमैच आउट ऑफ द 4 फर्स्ट होगा डाईएसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस फॉस्फोलाइपेज ए, क्योंकि डाईएसाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस में फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम काम करता होता है।
अगर हम इसकी सिग्नलिंग को समझें तो स्टार्टिंग में जो GPCR होता है, जब वो एक्टिवेट होता है अपॉन बाइंडिंग द लाइगेंड ऑन इट एंड इट एक्टिवेट्स फोस्फोलाइपेज C, जो एंजाइम है उसको, जो इनसाइड ऑफ द सेल है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है PIP2 डैग और IP3 में कन्वर्ट हो जाता है। IP3 जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके रेनोडाइन रिसेप्टर पे बाइंड करके कैल्शियम को आउटवर्ड मूवमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो डैग है DAG डाइसाइल ग्लिसरॉल, ये फर्दर प्रोटीन काइनेज C एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और प्रोटीन काइनेज C डाउनस्ट्रीम टारगेट्स को एक्टिवेट करता होता है। तो इसीलिए फोस्फोलाइपेज A नहीं आएगा, फोस्फोलाइपेज C आएगा। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें CREB फॉस्फोराइलेशन एंड प्रोटीन काइनेज ए, इसकी सिग्नलिंग अगर हम लोग पढ़ें तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई लाइगेंड अपॉन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंड करता है तो उसकी वजह से सिग्नलिंग कास्केड स्टार्ट होता है, और एक एंजाइम है एडिनाइलाइल साइक्लेज, अगर वो एक्टिवेट होता है तो AMP CAMP में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब साइक्लिक AMP। ये साइक्लिक AMP प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करता है, जिसकी दो सब यूनिट होती हैं, जिसकी 4 सब यूनिट होती हैं, 2 रेगुलेटरी और 2 कैटालिटिक। तो जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो इसकी कैटालिटिक सब यूनिट न्यूक्लियस के अंदर मूव करती हैं, और DNA से बाउंड एक सब यूनिट है CREB, CAMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, तो उस पे जाके बाइंड करती हैं कैटालिटिक सब यूनिट और उसको एक्टिवेट कर देती हैं, जिसकी उसको एक्टिवेट कैसे करती हैं कि सीरीन पे फोस्फोराइलेट कर देती हैं उसको, वो जो CREB सब यूनिट होता है, और फर्दर फिर जिसकी वजह से डाउनस्ट्रीम जो रेगुलेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, एक्सप्रेशन ऑफ द न्यू प्रोटीन्स, या फिर रेगुलेशन हो जाती है उसमें। नेक्स्ट अगर हम GTP हाइड्रोलिसिस की बात करें तो रास एक GTP बाइंडिंग प्रोटीन है, या फिर G प्रोटीन बोल सकते हैं, या फिर GTPase बोल सकते हैं, जो कि GTP को GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज इन द साइटोसोलिक कैल्शियम, ये IP3 की वजह से होता है। अभी हमने पढ़ लिया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन ऑफ मेच्योर बी सेल हैव, तो कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ की सेल के मेम्ब्रेन बी सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती हैं, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, बोथ IgM एंड IgD। ये जो IgM और IgD है, सबसे पहले IgM एक्सप्रेस होती है, उसके बाद D होती है, और उसके बाद ये सिक्रेटेड फॉर्म में भी पाई जाती हैं। दीज आर अपॉन द मेम्ब्रेन अंटिल एक्सपोजर विद एंटीजन, जब तक एक्सपोजर नहीं है सिर्फ तब तक होती हैं। व्हेन बी सेल्स गेट एक्सपोज्ड दे शो क्लास स्विचिंग, लाइक स्टार्टिंग में तो सिर्फ M और D हैं, लेकिन उसके बाद ये also this B cell also releases antibodies like A, G and E। इसके अलावा अगर हम थोड़ा एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात करें कि प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी तरीके की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं, तो जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें IgM प्रीडोमिनेट करती है, और सेकेंडरी में IgG। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बनता होता है। उसके बाद है 27th क्वेश्चन, लेंस फॉर्मेशन रिक्वायर्स सीक्वेंशियल इवेंट्स whereby the anterior neural plate signals the anterior ectoderm to promote secretion of PAX6, which renders the anterior ectoderm more receptive to secretion from the optic vesicle. The above can be best explained by which of the following phenomena। मतलब इसमें ऐसा बोला कि एक सेल दूसरी सेल को रिसेप्टिव होने के लिए सिग्नल देती है, और दूसरी सेल रिसेप्टिव हो जाती है बिकॉज ऑफ रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम द फर्स्ट। तो इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस। मीन्स एक सेल ने अगर इंड्यूस किया तो दूसरी सेल कैपेबल है टू हैविंग दैट सिग्नल एंड रिस्पॉन्डिंग इन दैट पर्टिकुलर वे। अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें कॉम्पिटेंस और इंडक्शन, तो कॉम्पिटेंस होता है एबिलिटी ऑफ द सेल्स टू रिस्पॉन्ड टू सिग्नल्स फ्रॉम द अदर सेल्स, और इंडक्शन होता है इज द प्रोसेस बाय विच द प्रेजेंस ऑफ वन टिश्यू इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट ऑफ द अदर ग्रुप ऑफ सेल्स। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, एक इंड्यूस कर रही है और दूसरी कैपेबल है टू गेट इंड्यूस्ड, तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 28th, नर्व कोड इन इनवर्टिब्रेट्स इज, तो 28th का सेकंड हो जाएगा वेंट्रली प्रेजेंट।
इनवर्टिब्रेट्स पूछा है इसीलिए वेंट्रली है। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें लाइक कॉर्डेट्स की बात करें तो उनके तो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, 3-4 फीचर होते हैं जो उनमें उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड ए पोस्ट एनल टेल। तो ये 4 करेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कॉर्डेट के ये एकदम वेल डिफाइंड और स्टैंडर्ड करेक्टर्स होते हैं। इसके ऑपोजिट में जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें अलग चीज़ें मिलती हैं, लाइक जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रली प्रेजेंट होती है, हार्ट की पोजीशन उनमें डोर्सल होती है, हमें वेंट्रल होती है, और जो नर्व कॉर्ड होती है उनमें सॉलिड होती है, डबल होती है, और हम लोगों में डोर्सल, होलो और सिंगल होती है। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। तो 29 का हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना, बिकॉज इसका प्राइमरी फंक्शन इज टू सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन which is essential for endometrium maintenance, and endometrium is necessary for implantation of fertilized ovum. Beside this, it also produces estrogen inhibin A estradiol। तो क्योंकि प्राइमरी फंक्शन या फिर मेन फंक्शन पूछा है तो हम प्रोजेस्टेरॉन पे जा सकते हैं। और जैसे इनहिबिन की बात हुई थी तो थोड़ा मैं बता देती हूँ। इनहिबिन कहाँ से रिलीज़ होता है, ये टेस्टिस और ओवरी दोनों जगह से रिलीज़ होता है। ओवरी में ये ग्रैनुलोसा सेल्स प्रोड्यूस करती है इसको, और टेस्टिस में सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। बट दोनों मतलब दोनों जगह पे इसका सेम ही फंक्शन है कि ये एफएसएच को नेगेटिवली फीडबैक देता है, नेगेटिव फीडबैक, और उसको इनहिबिट करता है। मीन्स अगर उसकी इन दोनों का फीडबैक साइकिल चलता होता है। अगर एफएसएच ज़्यादा है तो इनहिबिन कम होगा, और अगर इनहिबिन ज़्यादा है तो एफएसएच के जो प्रोडक्शन में है वो ड्रॉप आ जाएगा। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन, द सेक्स ऑफ द बोनेलिया वर्डिस इज डिपेंडेंट अपॉन। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा हार्मोनल एनवायरनमेंट। बोनेलिया विरिडिस एक मराइन पोलिकिटे है जो कि जिसको ग्रीन स्पून वॉर्म भी बोलते हैं, और ये सी फ्लोर पर सेटल होता है। लाइक जब इसमें से लार्वा लाइक एमर्ज हो रहे होते हैं तो वो कहाँ सेटल हो रहे हैं उसके बेसिस पे सेक्स डिसाइड होता है। लाइक अगर सी फ्लोर पे सेटल हो रहा है लार्वा तो ये फीमेल बनता है, अगर फीमेल के प्रोबोसिस पे है तो ये मेल बनता है। क्योंकि क्या होता है कि फीमेल के प्रोबोसिस से ये उसके माउथ में जाता है, देन यूट्रस, एंड देन फर्दर यूट्रस में ही जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ये मेल में चेंज होता है। इनमें से कुछ लार्वा इंटरसेक्स भी बनते हैं बिकॉज दे शो द मोज़ेक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड बोथ मेल एंड फीमेल। तो ये एक एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का एग्जांपल है। इसके अलावा और भी एग्जांपल है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के, लेकिन फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं। लाइक इसमें हार्मोनल था तो कुछ में, जैसे रेप्टाइल में टर्टल की अगर बात करें तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन शो करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो एग लेइंग होती है, जो एग्स होते हैं आफ्टर लेइंग, अगर उनका टेम्परेचर ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड ऑफ डेवलपमेंट अगर तो वो 22 to 27 है तो वो एग इंक्यूबेशन के टाइम पे तो वो मेल बनता है। अगर मोर देन 30 है तो वो फीमेल बनता है, और अगर इस क्रिटिकल टेम्परेचर 28 से 30 के बीच में होता है तो वो इंटरसेक्स बनता है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट के टाइम के डेवलपमेंट में जो सर्टेन पीरियड है उस टाइम पे अगर एग्स का टेम्परेचर है जो भी होगा वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और टेम्परेचर में एक छोटा सा चेंज भी सेक्स रेशो में ड्रास्टिक चेंजेस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है 31st, द चेंज इन द स्टेट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ इमेजिनल डिस्क ऑफ ड्रोसोफिला टू दैट ऑफ द डिफरेंट डिस्क टाइप इज़ नोन एज। मतलब पहले वो जो इमेजिनल डिस्क थी वो किसी और चीज़ में स्पेसिफाई हो रही थी, बट आफ्टर दैट वो किसी और दूसरी तरीके की उसने डिस्क बनाई है, तो इस वाले फिनोमेना को क्या बोलते हैं, तो इसको ट्रांस डिटर्मिनेशन बोलते हैं। जो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, जो इमेजिनल डिस्क होती हैं वो एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती हैं दैट आर द लार्वल प्रिकर्सर ऑफ एडल्ट स्ट्रक्चर्स लाइक विंग्स एंड द लेग्स।
और ट्रांस डिटर्मिनेशन क्या होता है, इट इज़ स्विच टू ए क्लोजली रिलेटेड सेल टाइप, लाइक पहले कुछ और बना रही थी और ट्रांस डिटर्मिनेशन के बाद ऑलमोस्ट क्लोजली रिजेंबलिंग सेल्स लाइक सेल टाइप बना रही है, मतलब थोड़ा बहुत रिलेटेड सेल बना रही है। लेकिन ट्रांस डिटर्मिनेशन क्या होता है कि स्विच टू द अनदर डिफरेंशिएटेड लीनिएज विदाउट एन इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ डी डिफरेंशिएशन, लाइक एक से दूसरी तरीके की सेल बना देते हैं और वो जो चेंजेस होते हैं वो सडन होते हैं, लाइक उसमें पहले डी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डायरेक्ट वो सेल दूसरी तरीके की सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं सेल कमिटमेंट के बारे में बता देती हूँ तो ये सेल कमिटमेंट दो तरीके की होती है, स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। तो स्पेसिफिकेशन क्या होती है कि रिवर्सिबल कमिटमेंट होती है, मतलब मान लो कि एक सेल दूसरी तरीके की सेल बना रही है और समहाउ कंडीशन चेंज होगी तो वो रिवर्स हो सकती हैं जो भी चेंजेस हुए हैं। तो अप टू दैट जो चीज़ें हुई हैं उस चीज़ को स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। बट डिटर्मिनेशन क्या होगा कि मान लो एक सेल दूसरी सेल में कन्वर्ट होगी तो अगर उसका लाइक जो कमिटमेंट है अगर वो एकदम स्ट्रॉन्ग है, लाइक उसके बाद अगर वो वापस नहीं आ सकती, ऐसे चेंजेस उसमें हो चुके हैं, तो उसको डिटर्मिनेशन बोलते होते हैं। नेक्स्ट है 32nd क्वेश्चन, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। तो इसका सेकंड हो जाएगा एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वही सर्टोली सेल्स को रेगुलेट करता है और उसके फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है 33 32nd में जैसे जो दूसरा हार्मोन है जैसे एफएसएच, तो लाइक जो दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर जो लेडिक सेल्स होती हैं उनको रेगुलेट करता होता है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो यहाँ पे जो एफएसएच है वो ग्रैन्युलोसा सेल्स के ऊपर काम करता है और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो थेका सेल्स के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट है 33rd क्वेश्चन, गैसेज आर एक्सचेंज्ड इन मेमेलियन एम्ब्रियो इन द। तो कौन सी जो मेम्ब्रेन है वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा कोरियन। जो कोरियन लेयर है अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इट प्रोटेक्ट्स द फीटस एंड हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग द गैस एंड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेटिंग वेस्ट। अगर एम्नियन की बात करें तो इट सराउंड्स द it is filled with amniotic fluid and so it acts as the cushion against shock. It allows the free movement of embryo in the womb. अगर हम एलेंटॉयस की बात करें तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को स्टोर करती है। यॉक सैक की बात करें तो इट इज़ द फर्स्ट साइट ऑफ द ब्लड फॉर्मेशन। उसके बाद ये लिवर में शिफ्ट हो जाता है हिमेटोपोइसिस, और उस लास्ट में जब एडल्ट लाइक बर्थ के बाद ये बोन मैरो में ट्रांसफ़र हो जाता है ये सारा फंक्शन। तो ये चार जो हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं इनके अलग अलग फंक्शन हैं, बट अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे तो इनके फंक्शन क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट है 34th, in the case of Xenopus larva which cells make up the न्यूकोप सेंटर एंड द स्पीमेन ऑर्गेनाइजर। तो इनका ओरिजिन पूछा है कि न्यूकोप सेंटर और स्पीमेन ऑर्गेनाइजर का क्या ओरिजिन होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एंडोडर्मल एंड मीजोडर्मल रिस्पेक्टिवली। लाइक न्यूकोप सेंटर का एंडोडर्मल है और स्पीमेन ऑर्गेनाइजर का मीजोडर्मल है। ये दीज आर द टू डिफरेंट सिग्नलिंग सेंटर फॉर डोर्सल वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन। लाइक ये जो दो चीज़ें होती हैं ये डोर्सल वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प रोल प्ले करती हैं। जैसे कि जो न्यूक्लियस सेंटर होता है वो क्या करता है, इट इंड्यूसेस द स्पीमन ऑर्गेनाइजर बाय नोडल रिलेटेड प्रोटीन्स। ये वो सिक्रेट करता है और स्पीमन मैंगोल्ड ऑर्गेनाइजर होता है। एक्चुअली ये जो स्पीमन मैंगोल्ड होते हैं ये दो साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इस ऑर्गेनाइजर का नाम पड़ा है जिसने इसको डिस्कवर किया था। जो न्यूक्लियस सेंटर है इट originates from the dorsal vegetal cells of the blastula stage of embryo and these cells belong to the endoderm। और जो स्पीमन ऑर्गेनाइजर होता है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डोर्सल मीजोडर्म, स्पेसिफिकली फ्रॉम द डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप ड्यूरिंग द गैस्ट्रुला स्टेज। तो इसीलिए इनका ओरिजिन एंडोडर्मल एंड मीजोडर्मल रिस्पेक्टिवली होता है। नेक्स्ट है 35th क्वेश्चन, एनग्रेल्ड एक्सप्रेशन इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर डिफाइंस। जो एनग्रेल्ड एक्सप्रेशन है वो ड्रोसोफिला में किसको
लाइक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किन सेल्स में अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सेल्स की स्पेसिफिकेशन क्या होगी, तो ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ ईच सेगमेंट, क्योंकि ये कुछ एक मॉलिक्यूल्स, कुछ एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कह सकते हैं हम। ये अगर हम जिस भी सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं तो ये उसको एक स्पेसिफिसिटी देते हैं। जैसे एनग्रेल्ड है, इट इज़ इन्वॉल्व इन एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ ईच सेल। जैसे पोस्टीरियर में इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेजहोग और आर्मेडिलो आते हैं, लाइक 3 हो जाएंगे यहाँ पे पोस्टीरियर में, एनग्रेल्ड, हेजहोग एंड आर्मेडिलो। वहीं पे अगर एंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे भी 3 मेन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, लाइगेंड्स हैं, जैसे कि विंगलेस, क्यूबिटस इंटरप्टस एंड पैच्ड। तो ये अगर मॉलिक्यूल कहीं प्रेजेंट है, लाइगेंड है, तो वो हर एक सेगमेंट के एंटीरियर कंपार्टमेंट को स्पेसिफाई करेंगे। वहीं पे अगर एनग्रिल्ड, हेजहोग और आर्मेडिलो हैं तो ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, यूरिया ओरिजिनेटेड बाय। तो ऑल्दो इसका आंसर सी हो जाएगा, इंसुलिन, पर ऐसा कोई हार्मोन नहीं होता जो कि यूरिया को ओरिजिनेट करने में हेल्प करें। तो क्योंकि ऑल्दो दिस क्वेश्चन कैन बी स्लाइटली मॉडिफाइड दैट यूरिया प्रोडक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये हो सकता था। देन इंसुलिन कैन बी आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। और यूरिया साइकिल में जैसे क्या होता है कि एक्सेस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इस साइकिल को ऑर्निथिन या फिर क्रेब्स हैंसलिट साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी 1932 में। अलॉन्ग विद अदर हॉर्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम लिवर, इंसुलिन अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ द अमाइनो एसिड टू लिवर, और इसी वजह से इसका ये आंसर हो सकता है। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लग रहा था मुझे। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जैसे एड्रेनलिन है, इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ एक दूसरा हार्मोन भी होता है एड्रेनल मेडुला का, जिसको नोरेपिनेफ्रिन या फिर नोरेड्रेनलिन बोलते हैं। ये दोनों ही हार्मोन एज वेल एज न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और पार्ट ऑफ द कैटेकोलामाइंस होते हैं। अगर स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात करें तो एपिनेफ्रिन में एक एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप होता है, नोरेपिनेफ्रिन में नहीं होता है। अगर हम वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन की बात करें साथ में ही, तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं और इनमें 9 अमाइनो एसिड होते हैं, इसलिए इनको नोना पेप्टाइड भी बोलते हैं। दोनों में एक एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है बिटवीन द फर्स्ट एंड द 6th अमाइनो एसिड। अगर हम एल्डोस्टेरोन की बात करें तो ये एक स्टेरॉयडल हार्मोन है जो कि ग्लोमेरुलोसा लेयर, जो कि आउटर लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड होती है, वहाँ से रिलीज होता है, और ये सोल्ट और वाटर का रेगुलेटर होता है, इसीलिए इसको मिनरलोकोर्टिकोइड में कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम 37 क्वेश्चन की बात करें, इन ब्लड CO2 इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, तो किस फॉर्म में CO2 प्रेजेंट है। 37 का सेकंड हो जाएगा, H2CO3 बाइकार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। CO2 गेट्स ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन 3 फॉर्म्स बेसिकली। फर्स्ट है एज बाइकार्बोनेट, इट इज़ क्योंकि जो एक एंजाइम होता है वो प्लाज्मा और RBC दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन RBC में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये क्या करता है कि CO2 और वाटर की रिएक्शन करवा देता है और इसको बाइकार्बोनेट आयन में चेंज कर देता है, और इस फॉर्म में 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है। इसके अलावा जो सेकंड फॉर्म है वो डिजोल्व फॉर्म में CO2 ट्रांसपोर्ट हो सकती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 23% हो जाती है। थर्ड जो फॉर्म है वो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 7% होती है, और इस फॉर्म को कार्बामिनो हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है RBC वाला, वो फास्टेस्ट एंजाइम होता है, क्योंकि उसका टर्नओवर नंबर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है 38, स्किन इज़ द एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन, तो पूछा है कि किस ऑर्गेनिज्म में स्किन भी रेस्पिरेशन का काम कर सकती है, एसेसरी, लेकिन मेन तो कुछ अलग है, लेकिन एसेसरी जब ज़रूरत पड़ सकती है तभी काम करती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, फ्रॉग में। क्योंकि इनकी स्किन थिन और मॉइस्ट होती है, ऑल्सो रिच इन ब्लड सप्लाई भी होती है, इसीलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सुटेबल बन जाती है। अगर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो उनमें लंग्स होते हैं वैसे तो, और एसेसरी ऑर्गन की बात करें तो जैसे स्किन है, बकोफेरेंजियल लाइनिंग होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा
ब्लड सप्लाई रिच होती हैं, तो ये सारी जो स्किन है, बकोफेरेंजियल लाइनिंग है, तो ये भी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम कर सकती हैं। ह्यूमंस में रैबिट्स और लिजार्ड इन तीनों में लंग्स होते हैं। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूरॉन। क्योंकि न्यूरॉन एक सेल होती है और बाकी इसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं ऑप्शन में, और एक होल सेल ही लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, बिकॉज दीज सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग बेसिक नीड्स। तो इसीलिए होल सेल जहाँ पे भी होगी वही फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट हो सकती है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन। लाइट रेज एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय? तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, आयरिस। क्या होता है बेसिकली कि आयरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? इट इज़ द अपर्चर ऑफ वेरिएबल साइज इन द सेंटर ऑफ द आयरिस। और आयरिस क्या है? इट इज़ कलर्ड मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया। तो कंट्रोल जो कर रहा है दैट इज़ आयरिस, एंड जो अपर्चर है वो है जिससे लाइट पास हो रही है वो है प्यूपिल। तो इस ऑप्शन में हमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी है कि आइरिस और प्यूपिल दोनों ही कंफ्यूजन हो सकती है, बट प्यूपिल तो एक स्ट्रक्चर है नॉर्मल, जहाँ से लाइट पास हो रही है, उसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है आइरिस कि कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए। नेक्स्ट है 41st क्वेश्चन। हाइपरग्लाइकेमिक हार्मोन इज? तो हाइपरग्लाइकेमिक हार्मोन सेकंड हो जाएगा, ग्लूकागोन। जैसे ऑप्शन में इंसुलिन है तो ये ग्लाइकेमिक होता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता होता है, जबकि ग्लूकागोन ऐसे ऐसे मैकेनिज़म्स को ऑप्ट करता है जिसकी वजह से ग्लूकोज की फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है 42, केमिकल नेचर ऑफ जुवेनाइल हार्मोन इज? तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, टर्पिनॉइड। ये जो जुवेनाइल हार्मोन है इसका नेचर टर्पिनॉइड होता है। टर्पिनॉइड मतलब आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बनी होती है टर्पिनॉइड, और ये हमेशा 5 कार्बन के मल्टीपल में मिलती होती है। जैसे जुवेनाइल हार्मोन की बात करें तो ये सिस्क्विटर्पिन है जिसमें 15 कार्बन होते हैं। वहीं पे अगर इंसेक्ट में हम रिमाइंड करें तो दूसरा हार्मोन होता है एक्डाइसन, जो कि जिसका नेचर स्टीरॉयड होता है और जिसका दूसरा नाम 20 हाइड्रोक्सी एक्डाइसन भी होता है। नेक्स्ट है 43, प्लेसेंटा सिक्रीट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि प्लेसेंटा ये तीनों और इसके साथ साथ और भी हार्मोन्स हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है। रिलैक्सिन, एचसीजी मीन्स ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन, और एचसीएस है ह्यूमन कोरियोनिक सोमामेटोट्रोपिन। इसको ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एचपीएल भी बोलते होते हैं। तो ये मेन हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लेसेंटा सिक्रेट करती है। नेक्स्ट है 44, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इनहिबिट्स? तो क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इनहिबिट करते हैं? ये तीनों ही हो जाएंगे ऑप्शन में। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को बर्थ कंट्रोल पिल भी बोलते हैं, और दीज पिल इनहिबिट्स द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द स्पर्म एंट्री। लेकिन डी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि पिल्स वजाइना में एंट्री को इनहिबिट नहीं करती होती हैं, जबकि जब एंट्री हो चुकी होती है स्पर्म की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसके बाद रिटार्ड जरूर कर सकते हैं, बट इनहिबिट नहीं करती हैं उनकी एंट्री को। तो इसलिए डी नहीं होगा, बट ऑल द 3 ऑप्शंस लाइक ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन उनको ये इनहिबिट करती होती हैं, तो ये तीनों हो जाएंगे। उसके बाद है 41st क्वेश्चन। ए वुमन हैज़ ए color blind father but husband with normal vision. What are the chances for their sons and daughters to be color blind? तो अगर हम इसको ड्रॉ करें कि मान लो अगर एक फादर हैं XY जो कि एक्स लाइक डिजीज्ड है, हम ये बार उस पर लगा सकते हैं, और एक्स जो वुमेन है, जो वाइफ हैं, वो नॉर्मल हैं। अगर इनकी जो डॉटर है जिनकी बात हो रही है क्वेश्चन में, तो वो जो डॉटर होगी वो हमेशा कैरियर होगी,
क्योंकि जो फादर है उसमें एक एक्स लाइक डिजीज्ड है, उसके ऊपर बार है, वो अफेक्टेड है ना। तो जो फीमेल होगी वो हमेशा कैरियर होगी। और अगर जो मतलब जो हस्बैंड है, उनके हस्बैंड हैं, तो अगर वो एक्स वाई नॉर्मल है तो उसके बाद जो प्रोजेनी होगी इसमें क्या होगा, 50% सन डिजीज होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे 50%। लाइक एक नॉर्मल होगा और एक जो होगा वो कम्प्लीटली डिजीज्ड होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने सन हैं उनमें से 50% डिजीज्ड हैं, कलर ब्लाइंड, और 50% नॉर्मल हैं। अगर हम डॉटर की बात करें तो डॉटर जैसे दो होंगी तो उनमें से एक नॉर्मल होगी और एक कैरियर होगी, लेकिन डिजीज्ड कोई नहीं होगी। तो डिजीज़ के चांसेस वुमेन के लिए 0 होंगे और सन के लिए 50% होंगे। तो इसीलिए इसका 45th का थर्ड हो जाएगा, हाफ फॉर सन्स एंड 0 फॉर डॉटर्स। नेक्स्ट है 46th क्वेश्चन। इन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज़। तो कौन सा करेक्टर मेंडल ने यूज़ नहीं किया था ये पूछ रहे हैं। तो इसमें फोर्थ हो जाएगा पोड लेंथ। पोड लेंथ उसने यूज़ नहीं किया था। इसके अलावा अगर हम रिमाइंड करें तो 7 करेक्टर उन्होंने यूज़ किए थे। और हम डोमिनेंट और रिसेसिव भी देखते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले था पी शेप। पी शेप में राउंड और रिंकल्ड थी, तो जब मैं पहले बोल रही हूँ वो डोमिनेंट है। पोड कलर में ग्रीन और येलो थे। पोड शेप में कंस्ट्रक्टेड और इन्फ्लेटेड। पोड कलर ग्रीन और येलो। फ्लावर कलर पर्पल और वाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सिल और टर्मिनल। प्लांट साइज टॉल एंड ड्वार्फ। तो ये चीज़ आपको याद करनी है कि यहाँ पे भी दो चीज़ें कंफ्यूजिंग है कि पोड का कलर और सीड का कलर कौन कौन सा डोमिनेंट है। जो पोड है उसमें ग्रीन वाला डोमिनेंट होता है और जो सीड है उसमें येलो वाला डोमिनेंट होता है। पी में बेसिकली 7 क्रोमोसोम है और ये जो करेक्टरिस्टिक मेंडल ने स्टडी किए थे ये 4 क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे, 1, 4, 5 एंड 7। तो कभी कभी ये भी आ जाता है कि कितने क्रोमोसोम और कौन कौन से क्रोमोसोम्स पे ये करेक्टर्स लोकेटेड थे। नेक्स्ट है 47th। द कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एक्सप्रेशन एज। तो काई स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट करते होते हैं। तो ऑल्दो तो ये ऑप्शन मुझे क्लियर नहीं थे, क्योंकि इसका जो अलग से फॉर्मूला एक बनता होता है जिसमें हम लिखते हैं काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये फॉर्मूला होता है। ऑल्दो सेकंड और थर्ड में बहुत कन्फ्यूजन हो रही है और अच्छे से क्लियर भी नहीं है और मुझे थोड़ा सा ऑप्शन भी ठीक नहीं लग रहे हैं। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला यही होता है कि जो ऑब्जर्व्ड और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हैं उनको पहले माइनस करते हैं, देन स्क्वायर करते हैं, देन समेशन करते हैं, देन बाई में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उससे हम डिवाइड करते होते हैं, उससे फिर काई स्क्वायर की वैल्यू निकलती होती है। अगर हम बात करें काई स्क्वायर की तो सबसे पहले कार्ल पर्सन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1900 में इस कंसेप्ट को यूज़ किया था। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज़ सिग्निफिकेंट और नॉट। लाइक एक्सपेक्ट क्या किया और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उन दोनों में सिग्निफिकेंस है या नहीं। अगर तो काई स्क्वायर की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा आती है तो ही हम बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट आया है रिजल्ट। अगर तो काई स्क्वायर की कम होती है वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से तो फिर जो रिजल्ट आए हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट है 48th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज़। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म हेरिडिटरी नहीं है, रेदर इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। एंड इसके अलावा अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस और थैलेसीमिया है, ये दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस को CFTR बोलते हैं, ये इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। CFTR मीन्स सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर प्रोटीन। और जैसे हीमोफीलिया है, इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस भी होती है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ होती हैं। इसमें ड्यूचेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी आता है, तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 49th क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन द बैक्टीरियल जीन एज डिटरमाइंड फ्रॉम द इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट्स आर मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ।
तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मिनट्स। ये जो इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, दीज आर यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव ऑर्डर एंड द डिस्टेंस ऑफ द जीन्स ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। क्योंकि जब कॉन्जुगेशन हो रहा होता है, लाइक जो डीएनए सेगमेंट है उसका कुछ पार्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन द ट्रांसफ़र प्रोसेस टेक्स टाइम, and by interrupting the conjugation at different time points we can determine the order in which the genes enter the recipient. The distance between the genes is expressed in minutes, which represents the time taken for a particular gene to transfer. For example, if gene A enters at 5 minutes and gene B enter at 10 minutes, then the distance is 5 minutes apart on the genetic map. तो इसीलिए उसको मिनट्स में रिप्रेजेंट करते होते हैं। नेक्स्ट है 50th क्वेश्चन। 5 बैक्टीरियल मार्कर्स वर फॉलोड फॉर ए को ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। द फॉलोइंग टेबल डॉक्यूमेंट्स द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। प्लस डिनोट्स द को ट्रांसडक्शन एंड माइनस डिनोट्स लैक देयर ऑफ ND स्टैंड्स फॉर नॉट डिटरमाइंड। तो ये को ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दिया हुआ है, जिसमें 4 जो मार्कर हैं, 4 जो अमाइनो एसिड हैं और वर्टिकली हैं और 4 हॉरिजॉन्टली हैं। तो ये बताया हुआ है कि प्लस और माइनस और ND से कि अलाउड है, नॉट अलाउड है, या फिर लैकिंग है, या फिर लाइक नॉट डिटरमाइंड है। तो हमें इनका सीक्वेंस बताना था। पिक द करेक्ट ऑर्डर इन विच द जीन्स आर अरेंज्ड ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो इस रिजल्ट के बेस पे हमें बताना था कि क्या पॉसिबल लाइक अरेंजमेंट हो सकती है इन जीन्स की। ओके, ये इनके जीन्स हैं ये। ओके, तो क्या होता है कि अगर हम स्टार्टिंग में आर्जिनिन को फर्स्ट चॉइस लेके चलें, उसको कंसिडरेशन में रखें, तो हम देख सकते हैं कि इट शोज़ द को ट्रांसडक्शन विद गैलेक्टोज। GAL के साथ इसका प्लस है। और अगर हम ल्यूसिन की बात करें, इट गोज़ विद द STR एंड और STR किसके साथ जा रहा है, GAL के साथ और ल्यूसिन के साथ। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि STR GAL और ल्यूसिन के साथ होना चाहिए, तो ये D ऑप्शन में है। जैसे हम देख सकते हैं कि STR GAL के पास होगा और होगा LEU के पास होगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम MET की बात करें, तो MET किसके साथ अलाउ कर रहा है, LEU के पास होगा MET। तो फोर्थ ऑप्शन में ये भी है। जैसे आर्जिनिन स्टार्टिंग में GAL के पास होना चाहिए, तो ये भी इसमें अलाउड है। तो इसकी वजह से लाइक जो पॉसिबल कम्बिनेशन दिए हुए हैं, कौन किसके साथ को ट्रांसडक्शन शो करेगा, तो उसके हिसाब से 50 का D क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इस पार्ट में हम 50 क्वेश्चन ही रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में फिर से हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मुझे कुछ ऑप्शंस में इनमें थोड़ी सी मिस्टेक लग रही थी। आपको भी अगर ऐसा लग रहा है कि जो ऑप्शन मैं नहीं बता रही हूँ वो सही नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।